गांव की गलियों में खेती बाड़ी करने वाली बहुएं। सुबह का वक्त है। घर की बड़ी बहू रिया रसोई में बैठी है। उसके सामने एक छोटी सी डायरी है और हाथ में एक पुराना पेन। वो बड़ी संजीदगी से पिछले कुछ दिनों के खर्चों का हिसाब लगा रही है। फिर वो उठती है और रसोई के डिब्बों को चेक करना शुरू करती है। कल ही तो हिसाब लगाया था, फिर भी समझ नहीं आता पैसे कहाँ उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बस आज शाम तक ही चलेगा। एक हफ्ते का सोचा था पर 2 दिन में ही खत्म होने लगा। दाल भी बस मुट्ठी भर बची है। अगर रमेश ही इस बार भी पैसे नहीं भेज पाए तो कैसे चलेगा। अर्जुन का दूध, पापा की दवाइयाँ, सब कैसे मैनेज होगा। तभी सुमित्रा रसोई में आती है। उनके हाथ में एक खाली दवा का पत्ता है। वो रिया से कहती है, रिया बेटा, अब बाजार जाना पड़ेगा। घर का राशन तो खत्म है। मेरी ये दवाइयाँ भी आज आखिरी थी। सिर का दर्द रात भर सोने नहीं देता। हाँ मम्मी जी, मैं वही देख रही थी। राशन की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर मम्मी जी, अभी हाथ में कितने पैसे हैं? बस यही 200 बचे हैं। राम प्रसाद जी के पास कुछ भी नहीं है। खेत का जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो तो साहूकार ले गया। ये 200 रुपए ही है। इसी में तुम्हें घर की सब्जी भी लानी है और मेरी दवा भी। सिर्फ 200 रुपए मम्मी जी? दवा ही तो 225 रुपए की आती है। बाकी 70-80 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी और राशन कैसे आएगा? आटा और दाल तो बिल्कुल खत्म है। मैं क्या करूं बेटा, भगवान की मार है। तू बस देख, जितना हो सके उतना ही लाना। दवा अगर आधी मिल जाए तो आधी ही ले आना। रिया बिना कुछ कहे नोट ले लेती है और फिर वो पुराना झोला उठाती है और बाजार की ओर निकल पड़ती है। बाजार में भीड़ है। रिया एक सब्जी वाले के पास रुकती है और कहती है, भैया टमाटर कैसे दिए और आलू का भाव क्या है? टमाटर 60 रुपए किलो है बहन जी, और आलू 40 रुपए। धनिया चाहिए तो 20 रुपए की एक गड्डी मिलेगी। 60 रुपए टमाटर? भैया पिछले हफ्ते तो 40 है। इतनी जल्दी इतना भाव कैसे बढ़ गया? और धनिया 20 रुपए? पहले तो आप मुफ्त में डाल दिया करते थे। अरे वो जमाना गया बहन जी। अब डीजल महंगा है, खाद महंगा है। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अगर 1 किलो टमाटर और 2 किलो आलू लेती तो 140 रुपए यही हो जाएंगे। फिर मम्मी जी की दवा कैसे आएगी? दवा तो बहुत जरूरी है, वरना उनका सिर दर्द उन्हें जीने नहीं देगा। सब्जी कम ले लेती हूँ। रिया थोड़ा सा सामान और दवाइयां लेकर वापस घर की ओर चलती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी देवरानी पिंकी, जो शहर से आई है और जिसकी नई नई शादी हुई है, झोला देखकर कहती है, अरे भाभी, आप आ गई। दिखाइए क्या क्या लाई है। बस इतना सा सामान? हाँ पिंकी, पैसे कम थे तो इतना ही आ पाया। मेरे मायके में थाली हमेशा 3-4 सब्जियों से भरी होती थी। यहाँ तो ना पैसे ना इज्जत। मुझे पता होता ना कि इस घर की हालत इतनी खस्ता है तो मैं कभी शादी नहीं करती। बस मेरी एक मजबूरी हो गई कि मुझे आपका देवर पसंद आ गया। लव मैरिज के चक्कर में मैंने अपनी किस्मत फोड़ ली। रिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रसोई में चली जाती है। शाम ढल रही है। घर के बाहर दालान में राम प्रसाद जी एक पुरानी चारपाई पर बैठे हैं। तभी रिया एक गिलास में चाय लेकर उनके पास आती है और कहती है, पापा जी, चाय लीजिए, थोड़ा मन हल्का होगा। आप काफी देर से यहीं बैठे हैं। चाय लेते हुए राम प्रसाद उदास मन से कहता है, अरे मन कैसे हल्का हो बेटा। मैंने सोचा था कि इस साल खेत के लिए लोन लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नई खाद डालूंगा, अच्छे बीज लाऊंगा। लेकिन इस साल की बेमौसम बारिश ने सब डुबो दिया। फसल कटने से पहले ही खेत तालाब बन गए। फसल खराब हो गई। ऊपर से लोन का ब्याज दिन ब दिन बढ़ता चला गया। अब रमेश को मजबूरन शहर जाकर नौकरी छोटी मोटी करनी पड़ रही है। उसके बिना यहाँ की खेती भी चौपट हो रही है। समझ ही नहीं आता क्या करे। इतने पैसों की तंगी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। पापा जी, आप इतना बोझ मत लीजिए। जितना हो रहा है आप कर ही तो रहे हैं ना। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मौसम पर किसका जोर चलता है? नहीं बेटा, गलती मेरी ही है। मुझे लोन नहीं लेना चाहिए था। मेरी वजह से तुम बहुओं को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। खाने तक के लाले पड़ गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि राम प्रसाद के घर में 2 आलू के लिए भी सोचना पड़ेगा। बातें करने के बाद रिया वापस कमरे में जाती है। तभी उसका फोन बजता है। उसके पति रमेश का फोन है। रिया कहती है, हेलो रमेश जी, कैसे हैं आप? खाना खाया आपने? हाँ रिया, खा लिया। तुम कैसी हो? घर पर सब ठीक है ना? मम्मी पापा की सेहत कैसी है? सब ठीक है यहाँ, आप अपनी फिक्र कीजिए। रिया, इस बार भी पैसे कम पड़ेंगे। मालिक ने एडवांस देने से मना कर दिया। लोन की किस्त का नोटिस आया है। घर बेचने के लिए बस थोड़े ही पैसे बच रहे हैं। रमेश जी, कितना बाकी है अभी लोन का? 35,000 रुपए अभी भी बाकी है रिया, और ब्याज अलग से बढ़ रहा है। खेत भी तो दूर है ना, वहाँ सिंचाई के लिए पापा जी से भागा दौड़ी होती नहीं है। इस बार तो दोबारा बीज लेने तक के पैसे नहीं बच रहे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अगली फसल कैसे बोई जाएगी। आप परेशान मत होइए, आप बस अपना ध्यान रखिए। टेंशन मत लीजिए, आराम कीजिए।
फोन रखते ही रिया की आंखें भर आती हैं। वो कमरे की खिड़की से बाहर देखती है। अगले दिन दोपहर में गांव के कुएं के पास कुछ औरतें बैठी गपशप कर रही हैं। कमला कहती है, अरे सुना तुम लोगों ने, कल रमेश के घर में दाल तक नहीं थी। बेचारी रिया पड़ोसी से मांग रही थी। सच में बेचारी रिया, उसे देखकर बड़ा तरस आता है। कितनी सुलझी हुई बहू है, पर किस्मत देखो ऐसे कंगाल घर में आ गई है। हम चाहकर भी क्या कर सकते हैं, खुद हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अरे गीता, तरस किस बात का, उस घर की बहुओं की किस्मत ही ऐसी है। वो पिंकी को देखो, शहर से आई है रानी बनकर, अब 2 कौड़ी के राशन के लिए तरस रही है। रिया वहीं से बाल्टी लेकर गुजर रही होती है। वो सब कुछ सुन लेती है। उसके पैर एक पल के लिए ठिठकते हैं, लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उसकी सहेली सविता उसका इंतजार कर रही है। रिया, कहाँ थी तू? तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझसे मांग लिया कर। मैं ठीक हूँ सविता, कुछ नहीं हुआ। झूठ मत बोला कर, मुझे पता है कि तू बहुत परेशान है। घर में पैसों की कितनी किल्लत है। तू कब तक ऐसे ही घुटती रहेगी? तुझे कुछ तो करना चाहिए। ऐसे हाथ पर हाथ धर कर बैठने से क्या होगा? हाँ सविता, तू सही कह रही है, कुछ तो करना होगा, पर क्या? न जमीन पास में है न पैसा। हाँ, तू जो भी सोचे, जो भी करे, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। शाम को घर के आंगन में दादी माँ अपनी चारपाई पर बैठी माला जप रही हैं। रिया उनके पैरों के पास जाकर बैठ जाती है तो दादी कहती हैं, क्या सोच रही है बेटा, इतनी क्यों परेशान है? दादी माँ, समझ नहीं आता, रोज हिसाब लगाती हो, एक एक पैसा सोचकर खर्च करती हो। कोई भी फालतू चीज घर में नहीं आती, फिर भी आखिर पैसा कम पड़ ही जाता है। कल बाजार गई थी, सब्जी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। 60 रुपए टमाटर, 40 रुपए आलू। दादी माँ, हम जैसे लोग क्या खाएंगे? जानती है रिया, जब मैं जवान थी, इन्हीं गलियों में हरियाली होती थी। हर दरवाजे के बाहर धनिया, पालक, मेथी लहराती थी। किसी को बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग बाजार सब्जी खरीदने नहीं, सिर्फ अनाज लेने जाते थे। दरवाजा खुला, ताजी सब्जी तोड़ी और बना ली। सच में दादी माँ? फिर अब ऐसा क्यों नहीं होता? अब तो सब बंजर और धूल भरा लगता है। अरे बेटा, कहाँ आजकल की बहुएं, उन्हें जरा सा बाहर का काम बताओ तो वो थक जाती है। खेती बाड़ी कैसी करेंगी? आजकल की बहुएं वो पेट खाली रख सकती है, लेकिन मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकती। रिया पहली बार अपनी गली को बड़े ध्यान से देखती है और कहती है, वाकई गलियां काफी चौड़ी हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ कूड़ा और पत्थर पड़े हैं। अगर इस बेकार पड़ी जमीन का इस्तेमाल किया जाए, आज भी इन गलियों में खेती हो सकती है। रिया का बेटा वहीं खड़ा सब सुन रहा था। वो कहता है, मम्मी, हम भी करेंगे ना खेती। दादी माँ कह रही थी ना, हम भी लगाएंगे धनिया और पालक। हाँ बेटा, देखेंगे, पहले सोचना पड़ेगा कि ये होगा कैसे। बातें करने के बाद रिया रसोई में जाकर काम में लग जाती है। रात को रिया अर्जुन को सुला रही है, पर तब अर्जुन कहता है, मम्मी, आज खाने में सब्जी बहुत कम थी ना, मेरा पेट भी नहीं भरा और पिंकी चाची तो चिढ़ रही थी। मम्मी, दादी माँ की बात सही है ना, हम लोग क्यों नहीं कर सकते खेती? हमारे घर के बाहर भी तो कितनी जमीन है। कैसे करेंगे बेटा, अभी तो छोटा है, पापा जी बीमार रहते हैं, रमेश जी यहाँ है नहीं, कौन देखेगा ये सब? मम्मी, मैं पानी लगाऊंगा ना, मैं रोज आपका साथ दूंगा। हम स्कूल से आकर यही करेंगे, प्लीज मम्मी, कोशिश तो करते हैं। बातें करते हुए रिया अर्जुन को सुलाकर बाहर आंगन में आती है। वो काफी देर तक उस खाली पड़ी गली और अपने घर के सामने की मिट्टी को देखती है। फिर वो अंदर जाती है और कोने में रखी खुरपी पुरानी उठाती है। वो दबे पांव दरवाजे के बाहर आती है और मिट्टी खोदना शुरू करती है और अपने आप से कहती है, कोशिश करने में क्या बुराई है, कम से कम धनिया मिर्च के पैसे तो बचेंगे। तभी अर्जुन वहां आ जाता है। मम्मी, मैं भी आ गया, मैंने कहा था ना मैं आपका साथ दूंगा। तू सो जा बेटा, रात बहुत हो गई है। नहीं मम्मी, मैं भी खोदूंगा। दोनों माँ बेटा मिलकर मिट्टी को बराबर करते हैं। रिया के पास कुछ सूखे धनिया के बीज और थोड़ी सी मेथी थी। वो उन्हें मिट्टी में डाल देती है और अर्जुन से कहती है, पता नहीं बेटा ये उगेगा या नहीं, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अगर ये धनिया भी उग गया ना, तो हमारी दाल में स्वाद आ जाएगा। अगली सुबह जब सुमित्रा सोकर उठती है और दरवाजा खोलती है तो उन्हें घर के ठीक बाहर खुदी हुई मिट्टी और बिखरे हुए बीज दिखते हैं। वो तुरंत रिया को आवाज लगाती है और कहती है, रिया, ये बाहर क्या तमाशा किया है तुमने? ये मिट्टी किसने खोदी? पूरा दरवाजा गंदा लग रहा है। मम्मी जी, मैंने किया है। मैंने सोचा क्यों ना हम गली के इस खाली हिस्से में थोड़ी सब्जी उगाए, बाजार में भाव बहुत बढ़ गए हैं। तू पागल हो गई है क्या रिया? गली में कौन खेती करता है? लोग क्या कहेंगे? राम प्रसाद की बहू अब सड़कों पर हल चलाएगी, हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला देगी तू। मम्मी जी, लोग तो वैसे भी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे घर में दाल नहीं है। इज्जत तो पेट की भूख से बड़ी नहीं होती है ना, कुछ तो करना ही होगा। वाह भाभी, क्या बात है,
अब आप गली में खेती करेंगी? एक काम कीजिए, कल से नाली में मछली भी पाल लेना, कम से कम घर में नॉनवेज तो आएगा। लोग हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। रिया पिंकी की बातों को अनसुना कर देती है। मोहल्ले में खबर आग की तरह फैल जाती है। कमला अपनी सहेलियों के साथ रिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखा तुम लोगों ने, रमेश की बहू अब गली में खेती कर रही है, मिट्टी खोद रही है पागलों की तरह। गली में क्या उग जाएगा कमला, वहाँ तो गाड़ियाँ निकलती है, जानवर घूमते हैं, बेचारी का दिमाग ठिकाने ही नहीं रहा गरीबी की वजह से। हाँ, मुझे तो लगता है अब ये लोग घास फूस खाकर ही दिन काटेंगे। ये सब देखकर कमला रिया के पास आती है, जहाँ रिया अभी भी मिट्टी को सही कर रही है। कमला कहती है, अरे रिया, ये क्या नया ड्रामा है? ये गली है, तेरा खेत नहीं। यहाँ हम सब चलते फिरते हैं, ये गंदगी हटा यहाँ से। कमला भाभी, मैं आपके दरवाजे की तरफ नहीं आई हूँ, ये मेरे घर के ठीक सामने का हिस्सा है और इससे किसी का रास्ता नहीं रुक रहा। मैं बस धनिया पालक लगा रही हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी सविता वहाँ आती है और कहती है, रिया, तू इनकी बातों में ध्यान मत दे, ये लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, लेकिन तू हिम्मत मत हारना। अच्छा, अब तू भी इनकी वकालत करेगी? ठीक है, देख लेंगे कितना सोना उगता है इस मिट्टी में। अब कमला वहाँ से चली जाती है। शाम को गांव के कुछ आदमी भी वहाँ जमा हो जाते हैं। उनमें कमला का पति और 2-3 और लोग हैं। मोहन कहता है, अरे राम प्रसाद जी, ये आपकी बहू क्या कर रही है? हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये मिट्टी कीचड़ रास्ते में आएगा, इसे हटाइए। अरे देखिए भाई साहब, मेरी बहू ने अपने दरवाजे के बाहर लगाया है, किसी के रास्ते में रुकावट नहीं है, वो तो बस थोड़ी हरियाली कर रही है। अरे आज नहीं आया, कल को ये पौधे बड़े होंगे तो दिक्कत होगी, उखाड़ कर फेंक दो ये सब, वरना हम खुद पंचायत में शिकायत करेंगे। वो लोग बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बाद मोहल्ले के कुछ शरारती बच्चे खेलते हुए उस मिट्टी पर दौड़ जाते हैं और रिया के लगाए हुए आधे से ज्यादा बीज उखड़ जाते हैं। अगली सुबह जब रिया ये देखती है तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। इतनी मेहनत सब खराब कर दिया बच्चों ने, बच्चों को भी समझ नहीं आता। वो फिर से मिट्टी सही करने बैठती है। तभी वो देखती है कि कमला जानबूझकर अपने घर का गंदा पानी नाली में बहाने के बजाय उस मिट्टी की तरफ मोड़ देती है और बनते हुए कहती है, ओहो रिया, गलती से पानी उधर चला गया है क्या? मुझे लगा नाली साफ है, अब मिट्टी गीली हो गई होगी ना। ये देखकर अर्जुन गुस्से में कहता है, मम्मी इन्होंने जानबूझकर किया है, मैंने देखा था, आप कुछ कहती क्यों नहीं इनको? चलो अंदर अर्जुन, इनको कुछ कहने से कुछ नहीं होगा बेटा, हम फिर से शुरू करेंगे। रिया अंदर जाकर फूट फूट कर रोती है। सविता ये सब देख लेती है और उसके पास आकर कहती है, रिया रो मत, मैंने सब देखा कि कैसे कमला ने जानबूझकर पानी डाला। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुझे हिम्मत नहीं हारनी। सविता, इतना कठिन क्यों है ये? मैं सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही तो कर रही हूँ, अपने पति का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, इसमें लोगों का क्या जा रहा है? क्योंकि तू वो कर रही है जो वो नहीं कर सकते, तो हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह रिया फिर से मिट्टी तैयार करती है। तभी दादी माँ लाठी टेकते हुए वहाँ आती हैं और कहती हैं, रिया, कल तू रो रही थी ना? नहीं दादी माँ, वो तो बस आंख में कुछ चला गया था। बेटा, जो जमीन पर बीज बोता है उसे कभी कभी अपनी आंखों से सींचना भी पड़ता है। किसान हर साल रोता है पर वो हारता नहीं। तू रोना मत, जब तेरी फसल होगी ना, यही लोग तुझसे बीज मांगने आएंगे, तू बस अपना काम कर। रिया फिर से बीज डालती है और अब ज्यादा ध्यान रखती है। ऐसे ही 18-20 दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब रिया दरवाजा खोलती है तो उसे छोटी छोटी हरी पत्तियां मिट्टी से बाहर निकलती दिखती हैं। अर्जुन कहता है, मम्मी देखो देखो, धनिया उग गया। मम्मी, हमारा छोटा सा खेत तैयार हो रहा है। रिया घुटनों के बल बैठ जाती है और उन नन्ही पत्तियों को बड़े प्यार से सहलाती है। सुमित्रा भी बाहर आती है और उनकी आंखों में भी पहली बार चमक दिखती है। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा साथ नहीं दिया, पर तूने सच में कर दिखाया। ये हरियाली देखकर तो मेरा आधा सर दर्द तो वैसे ही ठीक हो गया। मम्मी जी, ये तो बस शुरुआत है। उस शाम रिया ने अपने घर की ताजी धनिया तोड़ी और दाल में डाली। दाल की खुशबू पूरे घर में महकने लगी। अगले दिन सविता अपने दरवाजे के बाहर भी मिट्टी खोद रही थी। ये देखकर रिया कहती है, सविता, तू ये क्या कर रही है? क्यों, तू अकेली ही मजे करेगी? मुझे भी बीज दे दे, मैं भी अपनी गली को हरा भरा बनाऊंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि तू सही दिशा में काम कर रही है और हमें भी तेरे साथ मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए। इससे कम से कम हम अपने घर की गरीबी थोड़ी कम तो कर पाएंगे। कमला दूर से ये सब देखती है और चिढ़ जाती है। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहती है, अब ये भी शुरू हो गई, पूरी गली को जंगल बना दो तुम लोग। कल को अगर मेरे दरवाजे तक झाड़ आई ना तो देख लेना, तुम्हारी इन बेवकूफियों का नतीजा अच्छा नहीं होगा, याद रखना। आपके दरवाजे पर कोई नहीं आएगा कमला जी, आप चिंता मत कीजिए,
हमारी सब्जियों से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।